प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में अकाल और जल संसाधन प्रबंधन। क्योंकि राजस्थान में मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या है पानी की। लोगों की सारी दिनचर्या पानी पर ही निर्भर करती है। वर्षा के उपरांत जब नदी, नाले, झील, बांध, तालाब, नाड़ा नाड़ी, टाँका टाँकी, बावड़ी, कुएं व तालाबों में जलस्तर बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपार हर्ष का एहसास होता है। उचित मात्रा में अच्छा पानी पीना, नहाना, कपड़ों की धुलाई, घरेलू व व्यक्तिगत काम में आने वाली वस्तुओं की सफाई तथा अच्छी सिंचाई और कृषि पैदावार, अच्छे उद्योग धंधे चलना और उत्पादन, बीमारी से बचाव व अच्छा जन स्वास्थ्य सब पानी की उपलब्धता के साथ ही जुड़े हुए हैं, जो जलस्तर के बढ़ने पर निर्भर है। क्योंकि बरसात कम होती है तो गुजारा भूजल से ही करना पड़ता है। सामान्य जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1500 घन मीटर पानी प्रत्येक वर्ष आवश्यक है। कनाडा में प्रति व्यक्ति जल 6000 घन मीटर के आसपास उपलब्ध है, जबकि दूसरे विकसित देशों में यह मात्रा 3000 से 4000 घन मीटर ही है। लेकिन भारत जैसे विकासशील घनी आबादी वाले देश में प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा अब 2000 घन मीटर से कम है। ये कुछ राज्यों में जलवायु व जनसंख्या के आधार पर 1000 घन मीटर से भी नीचे है। विश्व में चीन जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि भारतवर्ष में जनसंख्या चीन से कम होने पर भी घनत्व 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने पर भी भारत में शुष्क अर्धशुष्क राज्य होने की वजह से पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति राज्य के स्तर पर औसतन 600 घन मीटर से कम है। राज्य के कुछ हिस्सों में 300 घन मीटर से भी कम है। राजस्थान के कई शहर से वहाँ पे पानी और भी बहुत कम है। इसलिए राजस्थान में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा के जल से हर संभव पानी बचाकर कठिन परिश्रम से जल स्तर को ऊपर उठाना होगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, चित्तौड़, मेवाड़ क्षेत्र में जिले स्तर पर हालांकि प्राकृतिक जल की मात्रा में सामान्य तौर पर 750 मिलीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होने से स्थिति अच्छी है, लेकिन हर 2-3 वर्षों में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, जो एक चिंता का विषय बनी रहती है। राजस्थान में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, क्योंकि राजस्थान में जो ज़मीन के अंदर से ज़मीन के अंदर पानी तो कम जाता है और दोहन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होती है। भूजल का दोहन भूजल भंडार में आवक से 150% अधिक किया जा रहा है। अब देखिए आप, 150% से भी अधिक पानी निकाला जाता है उससे भी। अकाल की स्थिति पिछले 4 वर्षों में भयावह है, जिससे प्रांत के सभी 32 जिलों में भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। डार्क जोन बन गए हैं। डार्क जोन का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ही खत्म हो जाना या बहुत नीचे चले जाना। मरुभूमि में तो जल स्तर पहले ही नीचे था। कुएं एवं नलकूप सूखकर काफ़ी जगह उपयोग में आने बंद हो गए। ये राजस्थान की स्थिति है। वर्षा जल अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना अति आवश्यक हो गया है, जिससे सतही जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ भूजल स्तर भी बढ़ सके। भूजल पुनर्भरण के प्रयासों में तेजी लाना आवश्यक है। यानी वाटर को रिचार्ज करना लाना आवश्यक है। छोटे बड़े बांध एवं एनीकट बनाने के अलावा
जोरदार जन सहयोग से प्रत्येक गांव और शहर में वाटर पार्क बनाए जाएं, वह उन तक साफ वर्षा का जल पहुंचाने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जाए। जगह जगह उचित स्थान पर वाटर फिल्ट्रेशन फिल्ट्स भी गांवों व शहरों में लगाए जाए। शहरों में स्ट्रीम ड्रेनेज यानी नालियाँ बहती है ना, उसका छिद्रनुमा सीमेंट पाइपों से बनाना आवश्यक है। पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार भी आवश्यक है। जो कुएं बावड़ी जो पुराने पड़े हुए हैं उन सबको की मरम्मत आवश्यक है। छतों पर वर्षा जल अति साफ सुथरा होता है, जिसे एकत्रित करके घरेलू टांकी, टंकियों और हैंडपंप या आसपास के कुओं व नलकूपों में पहुँचाया जाए तो पानी का संरक्षण होगा और भूजल स्तर भी बढ़ेगा। यह सब आवश्यक है पानी बचाने के लिए। पानी के लिए मारवाड़ में यह कहावत प्रसिद्ध है, घी ढूढ़े मारो काई नहीं जासी, पर पानी ढूढ़े तो मारो जी बढ़ जासी। ये कहावत है मारवाड़ में, जो पानी के लिए इतना महत्व दे रखा है। घी ढूंढने से कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी अगर ख़त्म हो गया, ढुल गया या बेकार गया तो उनका जी बढ़ जाएगा, यानी उनको ज़्यादा दुख होगा। खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक प्रदेश आत्मनिर्भर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जल संसाधन विकास कार्यों को पुनः पर्याप्त महत्व दिया जाए। अधिकांश सतही जल हमें वर्षा ऋतु के 3-4 महीनों में ही उपलब्ध होता है, और इसमें भी अतिवृष्टि का मतलब अधिक वर्षा हो जाना, और अनावृष्टि के चलते कभी वर्षा ज़्यादा हो गई तो अतिवृष्टि हो गई, बिल्कुल नहीं हुई तो अनावृष्टि हो गई। इसके चलते प्रतिवर्ष बहुत अंतर रहता है। इसके समुचित उपयोग के लिए अधिकाधिक महत्वपूर्ण है भंडारण क्षमता सृजित की जानी जरूरी है, जो उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त क्षमता के बांध बनाने से ही संभव है। ये लक्ष्य चुनौती भरा है, क्योंकि बांध निर्माण के साथ ही क्योंकि कई समस्याएं जुड़ी हैं, जैसे पर्यावरणीय और विस्थापन संबंधी समस्याएं भी उससे जुड़ जाती है। यानी बराव क्षेत्र में आने वाले लोग जो डिस्टर्ब होते हैं उनको विस्थापित करते हैं, दूसरी जगह उनको बसाना पड़ता है। लेकिन बांध सदियों से बनते रहे और इनका कोई विकल्प नहीं है। अतः हमें पर्याप्त पर्यावरणीय निदानों और पुनर्वास के उत्तम उपायों के साथ बांध निर्माण जारी रखना होगा। यदि बांध नहीं बनाए जाते हैं तो वर्षा ऋतु में उपलब्ध लगभग 90% पानी तो समुद्र में जाता रहेगा और शेष 10% के लिए मारामारी होती रहेगी। अपने देश में मानसूनी मौसम होने के कारण अपने यहाँ मानसूनी मौसम है, वर्षा की मात्रा में प्रतिवर्ष बहुत अंतर रहता है। हर 10 वर्षों में औसतन 2 वर्ष अनावृष्टि के, 2 वर्ष तो अतिवृष्टि के और 3 वर्ष अनावृष्टि के, और 5 वर्ष सामान्य वर्षा के होते हैं। किसी भी जल संग्रहण क्षेत्र से सामान्य वर्षा के दौरान संभावित जल आवक की तुलना में अनावृष्टि के समय 1/4 आवक भी नहीं होती। यानी बरसात नहीं होगी तो कहाँ से पानी आएगा। लेकिन अतिवृष्टि के दौरान 10 गुनी से भी ज़्यादा आवक हो सकती है। अतिवृष्टि में उस पानी को मैनेजमेंट किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में बांध की जल संग्रहण क्षमता का निर्धारण करते समय यदि इसे औसत आवक की तुलना में दुगुना या तिगुना रखा जाए तो अतिवृष्टि के वर्षों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी का संग्रहण हो सकता है, जिसे अनावृष्टि के वर्षों में काम में लिया जा सकता है। बड़े बांधों को पर्यावरण रक्षा के प्रतिकूल और विस्थापन की समस्या का जनक मानते हुए इन दिनों ये प्रचारित किया जा रहा है कि छोटे बांध अधिक उपयुक्त रहते हैं। इस संबंध में बड़े और छोटे बांधों की परिकल्पना में भारी भ्रम है। इजिप्ट मिस्र में विश्व प्रसिद्ध असवान बांध
इजिप्टियन मिस्र में है। आसवान बांध की जल संग्रहण क्षमता 16,800 करोड़ घन मीटर। और अमेरिका के हूवर बांध की क्षमता, अमेरिका में हूवर बांध, उसकी जल संग्रहण क्षमता 3,515.4 करोड़ घन मीटर। इसकी तुलना में विवादित सरदार सरोवर बांध की क्षमता 950 करोड़ घन मीटर और भाखड़ा बांध की क्षमता 882 करोड़ घन मीटर है। उदयपुर संभाग के विशालतम माही बांध की क्षमता 206 करोड़ घन मीटर और जयसमंद बांध की क्षमता मात्र 41.46 करोड़ घन मीटर है। अर्थ यह हुआ कि सरदार सरोवर जैसे 17 या माही जैसी 81 या जयसमंद जैसे 405 बांध हों तो एक आसवान जो मिस्र का आसवान बांध है के बराबर होंगे। उदय सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर क्रमशः उदय सागर में 3.115, पिछोला में 1.3668 और फतेह सागर में 1.209 करोड़ घन मीटर क्षमता के ही बांध है। इस आधार पर जयसमंद झील की क्षमता 13 उदय सागर जैसी या 34 फतेह सागर जैसी झीलों के बराबर है। ये सही है कि अत्यधिक बड़े बांध नहीं बनाए जाने चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि अत्यंत छोटे बांध गर्मी आते ही सूख जाते हैं। छोटे बांधों की ये भी तो समस्या होती है ना, वो सूख भी तो जाते हैं गर्मी आते ही, बहुत जल्दी थला जाते हैं, खाली हो जाते हैं और प्रति इकाई जल संग्रहण की तुलना में डूब क्षेत्र ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी गहराई कम होती है। किसी भी नदी घाटी में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए एक समग्र योजना के अंतर्गत जहाँ जहाँ तकनीकी रूप से जिन जिन आकार के बांध बनाना उपयुक्त हो उस आकार के बांध बनाए जाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। एनीकट या नई शब्दावली में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इस समग्र योजना का एक अहम भाग होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग इसका दूसरा नाम है एनीकट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ताकि भूजल पुनर्भरण होता रहे। नगरीकरण से नगरीय जलापूर्ति की स्थानीय व्यवस्था अपर्याप्त होती जा रही है और इस कारण दूर दूर के स्रोतों से प्राकृतिक ढलान की विपरीत दिशा में पंप करते हुए पानी उपलब्ध कराना पड़ रहा है। ये मजबूरी सरकार पर भारी आर्थिक बोझ तो साबित हो ही रही है, इससे सीमित जल संसाधनों पर प्रतिकूल दबाव भी पड़ रहा है। इसके फलस्वरूप पहले से ही सीमित मात्रा में उपलब्ध जल का अधिकाधिक हिस्सा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने लगा है और पानी का भी एक तरह से पलायन गांवों से शहरों की ओर हो रहा है। जाहिर है आजकल बड़ी सिटियों में पानी गांव वाले क्षेत्रों से शहरों को पीने के लिए पहुँचाया जा रहा है पाइपलाइनों के द्वारा। उदाहरण के लिए आधे उदयपुर, आधे चित्तौड़गढ़ जिले के साथ लगभग राजस्थान, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले का क्षेत्र टोंक जिले में देवली के पास निर्मित बिष्णुपुर बांध के कैचमेंट में है और इसी कारण इस क्षेत्र में अब जल संसाधनों के स्थानीय उपयोग का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका। इस बांध का पानी अधिकतर अजमेर और जयपुर नगरों के निवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति के काम आएगा, लेकिन इसके कैचमेंट के कई गांवों और कस्बों के निवासी प्रभावित होंगे। उदयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई जयसमंद योजना से वहाँ के लगभग 100 गांवों की सिंचाई सुविधा में कटौती हुई है, जिससे रोजगार के साधन भी घटे हैं क्योंकि खेती को पानी कम मिल रहा है। अतः विद्यमान नगरों के असीमित विकास के स्थान पर ऐसे कस्बों और गाँवों जहाँ स्थानीय रूप से पानी उपलब्ध है या उपलब्ध हो सकता है का चयन कर उन्हें विकसित करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस नीति से पानी का स्थानीय बहुआयामी उपयोग हो सकेगा, साथ ही से पंप करने पर होने वाला विद्युत व्यय कम हो सकेगा और नगरों पर आबादी का दबाव भी बढ़ेगा। इसी प्रकार मारवाड़, शेखावाटी में सदियों से घरों में
जंगल में टाँके निर्माण की प्रथा चली आ रही है, जिसमें वर्षा जल का संग्रहण करके वर्ष भर पेयजल की आपूर्ति होती रहती है। ये अभी भी इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। कालाडेरा में 2 टाँका का निर्माण पेप्सी कंपनी ने करवाया, ये ठीक बात है। राजस्थान राज्य के बजट घोषणा ये 6 मार्च 2013 में वित्त मंत्री ने 22 शहरों में पेयजल आपूर्ति नगरीय निकायों को रामगढ़ बांध में 200 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर बूंदी की मेज नदी से पानी लाकर भरा जाएगा। इसी सरकार की भी योजना है। 3000 गांव ढाणियों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ईशरदा बांध की 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य होगा। इस प्रकार सरकार जल संरक्षण और जल वितरण हेतु सजग है। इसलिए राजस्थान में अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए पानी का सही मैनेजमेंट आवश्यक है। ये वीडियो